टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है और उस पर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सारे मामले को किस तरह देख रही है। एक तरफ तो मईशत की सूरत हाल है जो दिन ब दिन बदतर होती चली जा रही है। रुपये के हम फॉल को देखें तो अब जो नंबर्स हैं वो तो अब रोज़ ही एक बुरी खबर आती है और एक नया रिकॉर्ड बन जाता है जितनी रुपये की कदर में कमी हो रही है। इसके साथ आज तो स्टॉक मार्केट का भी क्रैश हुआ इस सूरत हाल पे। और जो बिजली के बिल हैं और वो कुछ इस तरह से हैं कि ना सिर्फ लोग चीखो पुकार कर रहे हैं कि अब मुल्क के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि एहतजाज हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि वो बिल्स नहीं पे करेंगे। जो निगरां हुकूमत है उसको तो लगता है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मसले को हल कैसे करना है, क्योंकि 3 दिन उन्होंने एक इजलास बुलाया बिजली के बिलों पे। रोज़ कहा गया कि कोई मसले का हल ढूंढ रहे हैं, आवाम को रिलीफ देंगे, और फिर वो मीटिंग ख़त्म हो गई। अभी तक एलामिये का इंतज़ार ही हो रहा है। इसके साथ साथ जो सियासी सूरत हाल है उसमें भी कहीं से इस्तेहकाम की कोई खबर नहीं आ रही। अभी तक इलेक्शंस की कोई तारीख नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो मौक़िफ़ था और जो वो कोर्ट केसेस और चैलेंजेस भुगत रहे थे, अब जो पीडीएम की जमातें हैं उनके भी इख्तलाफात जो है वो सामने आना शुरू हो गए। लग रहा है कि पीडीएम में भी अब कोई कंसेंसस नहीं है, कोई इत्तफाक नहीं है कि इलेक्शंस में ताख़ीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अगर कोई एक ख़बर है तो वो ये है कि इलेक्शन कमीशन, जिसके पास बकौल पीडीएम के अब ये हक़ है कि वो तारीख़ देंगे इलेक्शन की, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक जो मीटिंग की सियासी जमात से एएनपी से, तो उसमें उन्होंने फ़ाइनली कोई इशारा दिया है कि वो किस वक्त या किन दिनों में इलेक्शन का सोच रहे हैं। कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि एएनपी को कहा गया उस इजलास में कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा, कि दिसंबर में जो डिलिमिटेशंस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी और फिर फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। मगर ये भी एक इजलास में कहा गया, ऑफिशियली अभी तक ईसीपी की तरफ से कोई तारीख नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ले गए हैं। देखना यह है कि अब क्या कोर्ट की तरफ से कोई फ़ैसला आता है। जो पंजाब के इलेक्शन में ताख़ीर हुई है उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उनका जो फ़ैसला है वो वहीं सलामत मौजूद है, क्योंकि जो एक उनके पास पिटिशन थी इस हवाले से उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पीडीएम में अब इख्तलाफात हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बार बार कह रही है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए और जो डिलिमिटेशंस और सेंसस का इशू है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि राना सनाउल्लाह साहब और बाकी जो लोग हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो इनडायरेक्टली अब तनकीद भी कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद नवीद कमर साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक वफाकी वज़ीर। वेलकम टू द शो सर। नवीद कमर साहब, सर बहुत ही गुफ्तगू हो रही है कि आप लोगों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है, और सर ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि आप लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग आपके साथ थी, कोई आपको कहा गया था, कुछ एश्योरेंस दी गई थी, वो इट्स नॉट देयर एनी मोर, और इसलिए आप लोग इलेक्शंस पे शोर डाल रहे हैं। देखिए आरिफा, एक तो पहले तो अब हमारे मुंह में अल्फाज डालते हैं, उसके बाद उस पर लोगों का रिएक्शन लेके फिर हमें बताते हैं। देखिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ना ही कहीं ये कहा गया कि हमें एश्योरेंस किया गया था कि ये नंबर्स आप पास कर लो और कोई डिलिमिटेशन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें नहीं हैं। प्लीज लेट मी पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जो सेंसस है, सेंसस पे एतराज़ात थे। 2017 के सेंसस पे भी एतराज़ात थे। 2023 के जो नंबर्स इन्होंने दिखाए और अपनी वेबसाइट पे दिखाए उस पे भी एतराज़ात थे, और फाइनली जो नंबर्स लिफाफे में बंद करके सीसीआर मीटिंग में हमारे सामने रखे गए उस पे भी एतराज़ात थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने एक कलेक्टिव डिसीजन लेना होता है। जब नंबर्स जो सीसीआर मीटिंग में प्रेजेंट किए गए, जो कि डिफरेंट थे जो ऑनलाइन दिखाए जा रहे थे, तो उसमें ये कंक्लूजन हमारा आया कि कोई एक्सटेंसिव डिलिमिटेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि सूबों का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वो इन नंबर्स के मुताबिक चेंज नहीं होता।
जिसका मतलब है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, और उसका मतलब है कि अगर विद इन द प्रोविंस अगर कोई सीट एडजस्टमेंट्स होती हैं तो वो एडजस्टमेंट्स जो हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो सकती हैं। दैट इज अ जिस्ट ऑफ व्हाट वाज सेड। और मेरा ख्याल है कि इस बात को इतना तो मरोड़ के पेश किया गया है और फिर उस पे कमेंट्स एंड काउंटर कमेंट्स लिए गए हैं कि जस्ट टू क्रिएट अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ये बात नहीं है, बात वैसे है जैसे मैंने क्रोनोलॉजिकली आपके सामने रखी। अब उसका इंटरप्रिटेशन की बात है, नवीद साहब हमारा ख्याल है, एक सेकंड, हमारा ख्याल ये था कि क्योंकि एक्सटेंसिव नहीं है तो जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और वो खुद एक सेक्रोसेंट चीज है, कोई भी इलेक्शन कमीशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, इंटरिम गवर्नमेंट हो या कोई और, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो इस तरह से वायलेट नहीं कर सकता। तो उस लिहाज से हमारा ख्याल था कि जितना पॉसिबल हो उसी टाइम फ्रेम के अंदर ही जो भी बाकी पंजाब और केपी के इलेक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं हुई? किस इलेक्शन से? पंजाब और केपी के, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सर इलेक्शंस पे कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट नहीं है? उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जरूर रूल किया है। एक उसकी जरूर प्रैक्टिकलिटी थी कि मुल्क में अगर अलग अलग इलेक्शंस के साइकिल्स शुरू हो गए तो बड़ा सूबा हमेशा डोमिनेट करेगा इन इलेक्शंस को, which should be avoided for practical reasons। हमने कहा कि भी बट सर वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की तो थी। प्लीज रिपीट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा सर कि वो भी आइन की वायलेशन तो वो भी थी, तो अगर अब दूसरी दफे हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अब देखें, अब जहां हम खड़े हैं हम आज भी जो है उससे आगे चलने की बात कर रहे हैं ना। लेट्स सी कि इस मुल्क में हम स्टेबिलिटी कैसे देंगे। स्टेबिलिटी तब आएगी जब हम इलेक्टोरल प्रोसेस को शुरू करेंगे। हमने डिमांड किया है कि भाई आप इलेक्शन की डेट्स दो, इलेक्शन का शेड्यूल दो, और ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसको भी जो है वो जितना हद तक स्क्वीज हो सके वो करें, ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो ना मुल्क में। एक रहेंगे बट प्रैक्टिकली तो सही जी जो जरूरत है इस वक्त मुल्क को। नवीद साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं आगे भी सवाल पूछ लूं, वक्त जरा कम है। नवीद साहब मैं असल में जिक्र ये करी थी कि बहुत से लोग और अब रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अखबारों में कि गालिबन अगर सिंध के अंदर कुछ आपकी लीडरशिप जो है उसको ECL पे डाल दिया गया है, कुछ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होने वाला, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो शायद इस दबाव की वजह से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द हो जाए, कि कहीं ये एहतसाब का अमल शुरू हो गया तो आपकी जमात को नुकसान पहुंचेगा। मेरा ख्याल है कि ये तो सारी स्पेकुलेटिव बातें हैं। पहले चीज तो एक हमारा अगर एक दिन के लिए भी मौका चेंज हुआ हो तो फिर आप उसको इस चीज के साथ तहकीक कर दें। जब हम डे 1 से ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस विद इन टाइम होने चाहिए और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होने चाहिए, तो ये नया एक उस पे जो है वो लेबल लगा देना कि एहतसाब का अमल शुरू हो रहा है, इस डर से हम कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन करा दो। आई थिंक दिस इज एन अनफेयर कमेंट रियली कमिंग। सर मैं तो आपसे इसीलिए कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ, मैं कमेंट की बात नहीं करी, मैं तो कह रही हूँ कि हमने एक दिन भी अगर ये चेंज किया हो कि पहले हम कहते थे कि नहीं 1 साल के बाद इलेक्शन करो, आज सडनली जो है वो एक प्रोसेस शुरू हो गया है किसी में, और वो भी सिर्फ अखबारों के हद तक या 1-2 केसेस में where it has practically happened। ये नहीं है बात ये है कि जो चीज सही है वो होनी चाहिए, इलेक्शंस को टाइम पे होना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर आप ये मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं कि नहीं इलेक्शन को 2-3 साल नहीं होना चाहिए, तो वी कैन सिट एंड आर्ग्यू अबाउट दैट, बट देयर इज अ नेशनल कंसेंसस कि इलेक्शंस शुड बी हेल्ड एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज मच इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर अगर कंसेंसस है तो फिर इसमें बहस किस बात की? सर तो मैं अगर आपकी बात सही समझी हूं तो आप ये डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई भी लोग या पार्टी के मेंबर्स या लीडर्स
उनका किसी का नाम ईसीएल पे या किसी नो फ्लाई लिस्ट पर नहीं डाला गया? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। इट्स पॉसिबल कि हुआ हो, लेकिन आप जो लिंक कर रहे हैं इन दोनों चीजों को, मैं उसको वेहीमेंटली डिनाई कर रहा हूं। अच्छा, बिल्कुल ठीक सर। आप तो ये आप कह रहे हैं कि हो सकता है कोई एहतसाब का प्रोसेस हो, मगर अगर है भी तो आपका जो आइन पे और इलेक्शंस पे मौकफ है, उन दोनों में कोई मुनासिबत नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नवीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कुछ इस बात पर भी नाराज लगती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम के दौरे हुकूमत में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनसे भी कुछ अपना फासला कर रही है और कह रही है कि ये हमारे फैसले नहीं थे, ये साख डार के या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के फैसले थे। देखिए, ये फिर आप ये लड़वाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ये तो आई थॉट इस शो पे ये काम नहीं होता था। ये नहीं है। किसने ये स्टेटमेंट नहीं सर, माफ करिएगा, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। सर कुछ दिनों पहले इरफान सिद्दीकी साहब एक इंटरव्यू उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि बिरयानी की एक प्लेट थी, सबने खाई, अब कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे पीछे हट सकती है। सर मैं बिल्कुल स्पेक्यूलेशन की बात नहीं कर रही, एक्चुअल इंटरव्यू कोट कर रही हूँ। I don't want to comment on that. नहीं, मेरा ख्याल है it's based on this। वही बात है ना कि आपने कहा कि A said B, B said C, और फिर उसको C से कमेंट ले लिया कि जी उसने तो ये कहा तो हमने C। ये नहीं करे ना, वैसे हाइपोथेटिकल पे बैठ के हम एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऐसे ना करें। मेन इशू इज कि हाँ, डेफिनेटली जो भी डिसीजंस हुए प्राइमरीली एमएलएन की गवर्नमेंट थी। सारे जो डिपार्टमेंट्स जिनके इश्यूज आज आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पावर हो, चाहे पेट्रोलियम हो, वो पोर्टफोलियोज पीएमएलएन के पास थे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वी आर पार्ट ऑफ द कैबिनेट, सो हम बरी ज़िम्मा अपने आप को नहीं कर सकते। हालांकि पॉलिसी लीड वो जरूर कर रहे थे, और पॉलिसी लीड करते हुए उन्होंने ऐसी भी चीजें की जिससे हमें इत्तेफाक नहीं था, लेकिन कलेक्टिवली वन कांट से कि नहीं हमारा कोई इससे वास्ता नहीं है, वो कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमारे निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम बात तो करेंगे जो सियासत और मईशत की सूरत हाल है, मगर उससे पहले हम तफसील से बात करना चाहेंगे जो सहाफ़त की इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में। गुज़िश्ता रोज़ स्वात से ये ख़बर आई कि वहाँ एक जो सहाफ़ी हैं फ़याज़ ज़फ़र साहब, उनको 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऑब्वियसली जब ये गिरफ़्तारी हुई तो उसके बाद से सोशल मीडिया पे बहुत तनकीद हुई, शोर उठा, सहाफ़ी बरादरी भी इस पे बात कर रही है और कहा यह जा रहा है, बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्योंकि वो बहुत तनकीद करते थे जो सूरत हाल है इस वक्त, और अपनी सहाफ़त एक आज़ादाना तरीके से कर रहे थे, तो इसलिए उनको गिरफ़्तार किया गया है। ख़ुद सहाफ़ी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि उनको DPO स्वात और डिप्टी कमिश्नर से ने उनके अपने दफ्तर से गिरफ़्तार किया गया है। मुर्तज़ा सुलंगी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं वो भी फिर एक्टिव हो गए और उन्होंने कहा कि कोशिश की जा रही है कि गिरफ़्तारी का हुक्म वापस ले लिया जाए और मुकम्मल यकीन दिलाने की कोशिश की है कि आज़ादी जो राय इजहार राय है उसकी आज़ादी होगी। मगर ये जो एक इशू था, इसने एक दफ़े फिर हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त अगर हमेशा एक बहुत मुश्किल काम था, तो आजकल की सूरत हाल जो है या पिछले कुछ चंद सालों से जो सूरत हाल है वो और मज़ीद उसमें जो है ख़राबी आई है। अरशद शरीफ साहब की पिछले साल डेथ हुई इसी तरह के माहौल में। पहले उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, मुल्क छोड़ के वो केन्या गए, वहाँ उनका कत्ल किया गया और अब कुछ दिनों पहले ये भी इत्तला आई है कि वहाँ जो केनियन पुलिस ऑफिशल्स थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था इस सारे मामले में मुलव्विस होने का, उनको भी इंक्वायरी ने कर दिया गया है और वो ड्यूटी पर वापस आ गए हैं। इसके साथ साथ इमरान रियाज खान, वो भी एक बहुत मशहूर सहाफ़ी और एंकर पर्सन थे, उनको लापता हुए वे 100 दिन हो गए हैं। एक हुकूमत आकर चली गई, आधा वक्त तो वो ये बहस करती रही कि वो सहाफ़ी हैं कि नहीं हैं,
उसके बाद अब एक निगरां हुकूमत भी आ गई है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। पहले भी हुकूमत यही बात करती थी, अब भी यह हुकूमत बात करती है कि हमें तो मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ गए, जबकि बार बार उनके वकला या फैमिली ये कहती है कि एविडेंस मौजूद है कि उनको जब इनिशियली गिरफ्तार किया गया था तो स्टेट अथॉरिटीज़ ने ही किया था। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद है मारिया मेमन साहिबा, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, शाहजेब जिलानी साहब, वो भी एक सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार है, दोनों ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। मारिया साहिबा, बात तो ये रियासत वाली है, वील कम बैक टू इट, पर थोड़ा सा गिला मुझे, और मैं आप दोनों से ये पूछूंगी, अपनी सहाफ़ती तंजीमों से भी है। किसी ज़माने में शायद हमारी आवाज़ या हमारी स्पेस इसलिए भी प्रोटेक्ट होती थी कि जो तंजीमें होती थी वो आवाज़ इकट्ठी उठाती थी। अब तो हम लगता है कि जो एक तंजीम थी, हमारी यूनियंस थी, वो भी अब जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके लिए बात नहीं करती, या जो सहाफ़ी टारगेट हो गए, जैसे कि अरशद शरीफ साहब का केस है या इमरान रियाज साहब का केस है, वो भी कोई बात नहीं करती, और शायद इसलिए रियासत को या हुकूमतों को आसानी हो गई है हमें टारगेट करने में। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रेक से जाने से पहले जिलानी साहब कह रहे थे ना कि ये रियासत करती है और जो सियासतदान हैं वो बाय स्टैंडर्ड होते हैं। सो मेरे नज़दीक रियासत की भी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं तो जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखूंगी ना। मैं ये देखूंगी कि क्या अपने पर्सनल ग्रज में वो जो स्पेस जो वो क्लेम करते हैं, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स वो होल्ड करते हैं या एटलीस्ट प्रिटेंड करते हैं कि वो होल्ड करते हैं, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपने दौरे हुकूमत में वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चैनल बंद होता है लेकिन सिर्फ इसलिए वो बंद होने दिया जाता है या उसको उसके लिए आंख बंद रखी जाती है कि भाई वो आपका राइवल था, वो आप पे तनकीद करता है, तो मेरे नज़दीक ये कोई जमहूरी क्रेडेंशियल्स नहीं है। तो उसमें सियासतदानों की भी बहुत बड़ा हाथ है। अपने पर्सनल गेन के लिए वो इसको इंजॉय करते हैं कि जब उनके मुखालिफ मीडिया ग्रुप को मार पड़ रही हो, बंद हो रहे हो, या उनकी मुखालिफ सहाफ़ी आवाज़ों को बंद किया जा रहा हो, तो उनको कोई तशवीश नहीं होती। वो बड़े खुशी खुशी दे वो लुक द अदर वे कि जैसे ये हो नहीं रहा। जैसे खान साहब कहते थे, अच्छा मुझे तो टीवी से पता चला, आप साबिक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर से बात करें, उन्होंने टीवी पे कह दिया कौन सा चैनल बंद हुआ है, फिर उनको शहजाद इकबाल साहब को याद कराना पड़ा कि KRY बंद हुआ है, तो दे जस्ट लुक द अदर वे। और बाद में फिर वो जब अपोजिशन में आते हैं फिर कहते हैं हम बेबस थे जी, ऐसा है वैसा है। देखिए, ये जो आपने बात की ना सहाफ़ी तंजीमों की और मीडिया की तकसीम की, ये भी बाय डिज़ाइन है। अरफा, आप देखें कि 2008 के बाद आप ये पैटर्न देखें कि बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से सियासी जमातों को, अदलिया को, मीडिया को, यानी कि जो भी वाइब्रेंट सोशल जो सोसाइटी के अंदर कुव्वतें होती हैं, जो आपको टफ टाइम दे सकती हैं, जो अपोज कर सकती हैं किसी भी आमराना रवैये को, उन्हें ही बड़े सिस्टमैटिक तरीके से डिवाइड किया गया। और ये जो तमाम थे ये बड़ी खुशी खुशी डिवाइड हुए भी। लाइक फॉर एग्जांपल, मीडिया की अगर हम बात करें तो जिसका अच्छा वक्त आता है वो अपने राइवल के खिलाफ सहूलतकारी करता है, या जो सहाफ़ी आपको पसंद नहीं है या जिससे आपकी लड़ाई है, आप बड़ी हंसी खुशी जो है उसके खिलाफ कैंपेन्स भी चला रहे होते हैं। माजी के अंदर हमने देखा कि ऐसा हुआ है, अभी भी ऐसा हो रहा है। और जो बड़ी खुशी से छलांग मार के इस कैंप से दूसरे कैंप में कन्वीनियंटली बैठ गए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, ख़ासतौर पे जब आपने देखा है रियासती जबर 4 साल और ओवरनाइट आपने छलांग मार के दूसरी तरफ आ गए और अब अपोजिंग कैंप के ऊपर जबर हो रहा है, तो आप इंजॉय कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं, सहूलतकार बन रहे हैं। तो मुझे तो होता है कि यार ये मतलब क्या सीखा आपने? कुछ भी नहीं। तो बस ठीक है, फिर कल को तैयार रहिए। 1.5-2 साल बाद अगर टाइड चेंज होती है और खुदा न खास्ता आप दूसरी तरफ आ जाते हैं, तो फिर कौन होगा आपके लिए बोलने वाला? अब बिल्कुल ठीक शाहजेब साहब, मारिया साहबा बात तो सही कर रही हैं, बट वही वाली बात कि एक तो डिवीजन इतनी हो गई और दूसरी ये तो अब पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा हो गया है कि जिसको मार पड़ती है वो उससे कोई सबक नहीं सीखता, बल्कि ज़्यादा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना ब्लड थर्स्टी बन जाता है, चाहे वो सियासतदान हो चाहे मीडिया हाउस हो। ये बात सही है आरफा, जिस तरह आपने कहा कि हमारी अपनी बड़ी कोताहियां हैं, हमारी मतलब कि मीडिया वालों की भी। हमारे चैनल्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, एंकर्स काफ़ी सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते हमने देखा है कि उनके साथ फिर क्या होता है। मैं फिर इस बात पे जाऊंगा कि हमारे यहाँ सहाफ़त क्यों नहीं पनप पाई, हमारे यहाँ आज़ादी से हम क्यों नहीं काम कर पाते, क्योंकि बारहा हमारे ऊपर रियासत की तरफ से जबर होता रहा है। आपके यहाँ इदारों को बाकायदा तबाह किया गया है। आप ये जिस चैनल पे हम अभी बैठे हैं, जिस इदारे में हम बैठे हैं,
आप इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, आप देख लें कि डॉन लीक्स का जो बहतान था, जो इल्जाम था, किस तरह उसका बतंगड़ बनाया गया, पूरे इदारे को किस तरह से फाइनेंशियली ब्लीड किया गया। मतलब आपने हमारी PFUJ और सहाफती तंजीमों की बात की, हमने देखा कि ये पिछले महीने जो पूरा एक बहस हो रही थी पैमरा बिल पे के हवाले से, उसमें बुनियादी नुक्ता क्या था? हमारे जो सहाफती तंजीमें हैं वो अब तनख्वाहों के लिए लड़ने के लिए मजबूर हैं, वो आज़ादी सहाफत की तरफ उतनी बात नहीं करते, क्योंकि आपने पूरी इंडस्ट्री को आपने बिठा दिया, आपने तबाह किया। कुछ सियासी जमातों ने उसको इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट इश्तिहारात जो हैं वो अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किए, लेकिन हमारी अपनी कोताही है कि हम कोई प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं बना सके। जब तक आप फाइनेंशियली अपने पैरों पे खड़े नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, आपकी सहाफत भी इंडिपेंडेंट नहीं होगी। हमारे यहाँ जो ओवरऑल डिके की हम बात करते हैं हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मीडिया भी उसी का हिस्सा है, और उसमें भी हमें यही नजर आता है कि वो सहाफी या वो इदारे जो रेजिस्ट करते हैं वो पनिश होते हैं। और पनिश मैं फिर कहूंगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं होते, वो रियासत की तरफ से होते हैं, क्योंकि जब रियासत को आप एक्सपोज करते हैं, उनकी जो कॉन्ट्रडिक्शन हैं, जब आप उस पर बात करते हैं तो आप पे हाथ डाला जाता है, फिर ना कोई लॉ होता है, ना कोई कानून होता है, फिर सब कुछ जायज हो जाता है। आज आपने देखा ना, दोबारा आपने ये मिसाल दी जैसे फयाज जफर की, वो सवाब में बैठे हैं, कितने लोग इस वक्त पाकिस्तान के जो हैं वो सहाफी जो हैं वो उनके लिए बोल रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो शाहजेब साहब अपना बात को मुकम्मल कर लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मारिया मेमन साहिबा से और शाहजेब जिलानी साहब से, और हम बात कर रहे हैं सहाफ़त के हवाले से। जी शाहजेब साहब, माफ़ करिएगा उस वक्त ब्रेक पे जाना पड़ा, आप स्वात के वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कह रहे थे सर। नहीं, मैं बस अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारे यहाँ जो इम्प्यूनिटी है कि इस मुल्क में जब रियासत जब चाहे जिस पे हाथ डाल दे, किसी को जेल में डाल दे, किसी को उठा ले, ये इम्प्यूनिटी जब तक ख़त्म नहीं होगी, आपके यहाँ सहाफ़ी को, सहाफ़त को ख़तरात रहेंगे। हमारी पहले जो थोड़ी बहस हो रही थी कि उसमें ज़्यादा मौरूद इल्ज़ाम क्या सियासी जमातें हैं या रियासत हैं, तो मैं बस इतना सा आपसे शेयर करूँगा कि जो जितना अर्सा मैंने पाकिस्तान में सहाफ़त की है, और मैं कराची में हूँ इस वक्त, आप दोनों इस्लामाबाद में हैं, तो कराची में हमने देखा कि यहाँ की जो एक बड़ी जमात होती थी MQM, उस दौर में सहाफ़ियों को टारगेट किलिंग्स हुई, उनको मारा गया, उनको धमकियां होती थी, हम कुछ बोल नहीं सकते थे। वो एक अलग तरह की एक सियासी पार्टी थी जिसका एक बाकायदा एक मिलिटेंट विंग था। उसके बाद जो हमने दूसरा एक्सपीरियंस किया वो PTI को एक्सपीरियंस किया कि वो किस तरह से उनके जो चेयरमैन थे वो कोई भी तनकीद बर्दाश्त करने की बजाय सीधा सहाफ़ी को चैनल से हटवाना, निकलवाना, केसेस बनवाना, जाती दिलचस्पी लेके उन्होंने करवाए। बाकी जो आपकी मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा मैं कहूंगा जो टॉलरेंट है वो पीपुल्स पार्टी रही है। आप उनके दौर में कुछ भी उनको बोलते रहें, वो कभी इस तरह से आके नहीं करते। अब हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग नून भी करती है, पीपुल्स पार्टी भी करती है सहाफ़ियों की, और वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। असल मसला आता है जब आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं, आप अरेस्ट करते हैं, आप केसेस डालते हैं, जब आप कानून को बिल्कुल ठीक सर इस्तेमाल करते हैं, दैट बिकम्स अ मेजर इशू बाय पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन द मेन प्रॉब्लम रिमेन्स कि इट लाइज विद द स्टेट, विद द एस्टेब्लिशमेंट, जो इस मुल्क में जमहूरी आज़ादियों को चलने नहीं देती। जी मारिया साहिबा, आखिरी 1.5 मिनट है जी, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल इसमें सारी जिम्मेदारी जो है उसका आगाज़ स्टेट से ही होता है। इस वक्त हम जो देख रहे हैं इस मुल्क के अंदर, ये उसी चीज़ की निशानदेही करता है जो कन्फ्यूजन स्टेट लेवल के ऊपर है। पिछले 1.5 साल के अंदर जो हमने बयानिए की और बयानिए के रद्द-ए-अमल की और रियासत की जो भी इस हवाले से रिएक्शन था उसको देखा है, वो ये क्योंकि केओस और एक कन्फ्यूजन है, और उसी को हम देख रहे हैं रप्ट कर रहे हैं बाकी इलाकों एरियाज़ के अंदर भी। लेकिन देखें, इस वक्त जो अगेन मैं इस बात को रिपीट करते हुए अपने आर्गूमेंट को समेटूंगी कि जो भी स्पेस बनानी है वो सियासी जमातों ने बनानी है। इशू सियासी जमात क्रिएट करती है, उसको लीड करती है, उसको ओन करती है, और मीडिया उसको फॉलो करता है। जब मरियम बीबी ललकारा करती थी तो चैनल्स दिखाते थे, या अगर सेंसरशिप भी हो तो सोशल मीडिया दिखाया करता था, और उससे बज़ बनती थी। खान साहब ने जब टफ पोजीशन ली तो मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया, उससे स्पेस मजीद बनी।
अगर सियासी जमातें ही खामोश हो जाएंगी, मेन स्ट्रीम लीडरशिप ही खामोश हो जाएगी, तो फिर मीडिया किस तरीके से इस पूरे माहौल के अंदर काम कर सकता है? इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी रियासत के पास ऑफ कोर्स, लेकिन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें जबकि हमारी एक्सपेक्टेशन तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फोर्सेस से है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।